नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम एमपीपीएससी की जो यूनिट नंबर 10 है मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। उनसे रिलेटेड हम जो एमसीक्यू है वो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाला था जिसमें जनजाति का भौगोलिक विस्तार से रिलेटेड एक छोटा सा लेक्चर डाला था, उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू परीक्षा में बनते हैं उससे रिलेटेड। इस लेक्चर में मैं जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करूंगा दोस्तों। ये वाले टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान से रिलेटेड जो एमसीक्यू परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सब मैं को डिस्कस करूंगा दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्रीवियस लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करें। तो चैप्टर 2 में जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट वनडे एग्जाम यानी अपने को एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरू करेंगे। और मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको जाके देखना है तो यूनिट 10 सारी कंप्लीट कराऊंगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो वास्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजाति कितनी निवास करती है, जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों 43 जनजाति निवास करती है। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आपको 43 देगा तो 43 टिक करना है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 जनजाति निवास करती है, यानी 43 जनजाति है। पूर्व में 46 थी। पूर्व में कितनी थी? 46 थी। किंतु 2003 में 3 जनजाति हो गया। एक मीणा, कीर और पारधी को इस समूह से हटा दिया गया है और हटाने के बाद 43 बच गई है। अगर क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती है, तो 43 याद रखना है। ये ऑप्शन समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। तो दोस्तों ये 5वीं अनुसूची, आपने संविधान की पूरी अनुसूची पढ़े होंगे, है ना। 12 अनुसूची है वर्तमान में, तो जो 5वीं अनुसूची है इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुसूची 5वीं आपने पढ़ा होगा, उसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। तो अनुसूची 5वीं, इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 5वीं बी। भारतीय संविधान का 5वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनुबंध यानी उपबंध किए गए हैं, जबकि 4थी अनुसूची में राज्य भाषा के सीटों का आवंटन, है ना। तो ये अनुसूची जो तीसरी है उसमें, अनुसूची तीसरी नहीं, अनुसूची कौन सी? 4थी में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में दिया हुआ है जनसंख्या के अनुसार। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है 7वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है दोस्तों। 8वीं अनुसूची जो है भाषा का उल्लेख किया गया है, भाषा से संबंधित है ना। तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इतना समझ में आ गया। तो एक बार फिर से रिवीजन करा दूं मैं। अनुसूची पहली में क्या लिख रखा है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा रखा हुआ है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। और अनुसूची 6वीं इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये दा वाला 244। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची मैंने अभी बताया। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और विशेष उपबंध किए गए वर्णित है वो। एवं अनुच्छेद 344(1) में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 89 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो कौन से अनुच्छेद में लिख रखा है ये? तो अनुच्छेद 22 ये आएगा, अनुच्छेद 338 के काम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है दोस्तों, याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों 89 में संविधान संशोधन 2003 के तहत 2004 में कब किया गया था? 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था, याद रखना है दोस्तों। 2004 याद रखना है, पेपर में आ सकता है ये। बात करेंगे अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के
आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। अनुसूचित जनजाति आयोग के कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय है दोस्तों, 6। एक तो भोपाल में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? भोपाल में। दूसरा राजस्थान के जयपुर में है दोस्तों। तीसरा उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। चौथा झारखंड के रांची में है। और एक है छत्तीसगढ़ के रायपुर में और मेघालय के शिलांग में। तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, इतना याद रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत जून 1995 में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। 1995, ये याद रखना है, 1995। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है ना। अनुच्छेद 242(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र समूह को जनजाति घोषित कर सकता है। तो यह अनुच्छेद भी याद रखना है, 342 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति घोषित करता है ना। कौन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजाति क्षेत्रों को परिभाषित करता है? अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है तो यह है दोस्तों 366 का 25। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 का खंड 25 अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है, जबकि 366 का खंड 24 अनुसूचित जाति को परिभाषित करता है, एससी को। एसटी को ये करता है और एससी को ये करता है। समझ में आ गया? ये दोनों अनुच्छेद याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करता है? शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करता है तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का 4 दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का 4 के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं है, ये है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। 15 का 4 डायरेक्ट पूछेगा 15 के 4 में क्या लिख रखा है? तो 15 के 4 में शैक्षणिक से संबंधित है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद डायरेक्ट आ सकता है, याद रखना है। अगला अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) का 1 के अंतर्गत क्या व्याख्या की गई है? तो दोस्तों ये कैसे? तो ये पदोन्नति से संबंधित है, पदोन्नति में आरक्षण है ना, पदोन्नति में आरक्षण इसमें लिख रखा है, ये डायरेक्ट आ सकता है दोस्तों। 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4) के ए में जोड़ा गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण संबंधित प्रावधान इसी में लिखे गए हैं। तो ये पदोन्नति में आरक्षण याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये अनुच्छेद याद रखना है ना। उसके अलावा बात करेंगे आप बैकलॉग संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 81वें संविधान संशोधन 2001 के तहत अनुच्छेद 16(4) का बी, 4 के ए में क्या है? तो 4 के 1 में पदोन्नति में आरक्षण और 4 के बी में क्या है दोस्तों? तो 4 के बी में है यहां पे बैकलॉग संबंधित प्रावधान। बैकलॉग संबंधित प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, तो ये याद रखना, ये वाला अनुच्छेद 16(4) का बी है ना। तो 81वां संविधान संशोधन 2001 के तहत अनुच्छेद 16(4) के बी में रिक्त पदों के लिए बैकलॉग संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये याद रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जनजाति के दावों से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दावों से संबंधित कौन सा है? दावों से संबंधित है तो इसका आएगा 335। तो अनुच्छेद 335 राज्य संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के दावों पर ध्यान रखता है। सदस्यों के दावों पर ध्यान रखता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा रखता है? तो कौन सा रखता है? तो ये 335, ये इसको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियां व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो दोस्तों ये इसका आंसर आएगा डी, नहीं सी, इसका आंसर आएगा सी। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत के संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुए के तहत डी 343 के डी में पंचायतों में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ये डी वाला करता है किसके लिए? पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान, याद रखना है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय निकाय में अनुसूचित जाति व जनजाति के स्थानों के आरक्षण की व्याख्या करता है? तो टी वाला है दोस्तों, टी वाला है ना इसका। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत
243 टी में नगरीय निकाय में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो डी वाला किसके लिए है? डी वाला किसके लिए? पंचायत के लिए है। टी वाला किसके लिए है? नगरीय निकाय के लिए है। याद रखना है। ये 73वां 74वां, ये तो याद ही होगा आपको, पढ़े होगे संविधान। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्याख्या करता है? तो ये आएगा 330। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए संपूर्ण भारत में कितनी सीट है? अनुसूचित जातियों के लिए 47 दोस्तों, लोकसभा की 47 सीट है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 6 सीट है दोस्तों। 6 कौन सी है? तो रतलाम हो गया, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल, ये 6 सीट है लोकसभा की। तो ये अनुच्छेद याद रखना है 330। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था करता है, इतना याद रखना है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण कौन करता है? तो ये अनुच्छेद 332 है। लोकसभा के लिए कितना है? 330 और विधानसभा के लिए 332, याद रखना है। तो अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान रखता है। और ये मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट है? तो 47 किसके लिए है? 47 एसटी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए 35, है ना, ये याद रखना है बस। आगे पेशा, भारत में द्वारा पेशा अधिनियम कब लाया गया था? तो पेशा अधिनियम के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता चुका हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेशा अधिनियम 1996 में घोषित किया गया था, नहीं लाया गया था अधिनियम। और 15 नवंबर 2022 को शहडोल जिले से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया गया था, इतना याद रखना है। तो 15 नवंबर को शहडोल जिले से, यह पूछा जा सकता है किस जिले से? शहडोल जिले से। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम कब आया? तो ये कब आया? तो 14 नवंबर 2022 को, 14 नवंबर 2022 को, है ना। मध्य प्रदेश पेशा अधिनियम कब आया? 14 नवंबर 2022 को, सॉरी 15 नवंबर 2022 को, 15 नवंबर 2022 को। और 15 नवंबर को ही शहडोल से लागू कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। मध्य प्रदेश में जनजाति समूह को कितने % आरक्षण का प्रावधान रखा गया है? तो 21% है दोस्तों, याद रखना है। ये 21% प्रावधान रखा गया है ना। तो जनजाति समूह कितने % आरक्षण का प्रावधान है? तो 21%, इसको याद रखें। तो ये एमसीक्यू थे जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वन डे, ये अपने को प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए। तो